वेलकम टू SSG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको IIT मेन 2025 24 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2y - 3z = 2x + λy + 5z = 5, 14x + 3y + μz = 33 has infinitely many solutions, then लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू। 3 इक्वेशन दिए गए हैं जिसमें ये लैम्डा और म्यू जो है वो अननोन है। हमें निकालना है जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें मालूम है भाई कि फॉर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है। फॉर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हमें पहले डिटरमिनेंट्स बनाने पड़ेंगे, कोफिशिएंट डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे डेल इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डेल जेड इक्वल टू 0 कर दें। तो इसको 0 से इक्वेट करके हमें इजीली लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल सकती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम किसको 0 करें। अब चारों को 0 करेंगे तो टाइम लेंदी आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप देखें कि भाई डेल क्या होता है। डेल होता है सिंपल डिटरमिनेंट। तो देखें यहाँ पे अब यदि हम डेल निकालेंगे तो आपके पास क्या क्या आएगा। 1 2 1 2 लैम्डा 3 -3 5 और म्यू। तो इसमें लैम्डा म्यू दोनों रहेंगे। तो इसको सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन मिलेगा जो लैम्डा और म्यू के फॉर्म में होगा। तो उससे कुछ ज़्यादा आउटपुट मिलेगा नहीं आपका। तो हम ऐसा कुछ करें जिससे एक बार लैम्डा एलिमिनेट हो जाए, एक बार म्यू एलिमिनेट हो जाए। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं लैम्डा वाई निकालते हैं। देखिए लैम्डा वाई क्या होगा। तो यहाँ पे लैम्डा वाई का मतलब ये हुआ, डेल्टा वाई का मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ जो वाई के कोफिशिएंट उसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा डेल वाई, ये बनेगा 1 2 और ये 14 होगा। अब जो वाई के कोफिशिएंट से उसको रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से। ये हो जाएगा 2 5 और ये 33 और ये हो जाएगा -3 5 और म्यू, ये इक्वल टू 0 कर दें। देखिए इसमें म्यू अकेला है। तो जब इसको हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें म्यू मिल जाएगा। देखें भाई क्या हो जाएगा। ये यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 5 म्यू माइनस ये हो जाएगा 165 फिर -2 ये हो जाएगा 2 म्यू -70 और ये हो जाएगा -3 66 -70 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 म्यू -165 माइनस 4 म्यू प्लस 140 और प्लस हो गया 12 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू आएगा 13। देखो इजीली म्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू देखें, लैम्डा की वैल्यू के मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हम लैम्डा यहाँ पे दिया हुआ तो कोफिशिएंट ऑफ जेड को रिप्लेस कर दें कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे हम उसको हम निकालें डेल जेड निकाल लें। तो डेल जेड क्या होगा देखें, ये तो 1 2 और 14 तो एसिड रहेगा। अब यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई मिल जाएगा 2 लैम्डा 3 2 लैम्डा और 3 और जेड में आपके हो जाएंगे। अब कांस्टेंट रिप्लेस कर दें इसको तो हो जाएगा 2 5 और ये 33 ये इक्वल टू 0 कर दें। अब इसको भी सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1 ऑफ 33 लैम्डा -15 -2 66 -70 और प्लस 2 6 माइनस ये हो जाएगा 14 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो जाएगा 33 लैम्डा -15 माइनस ये तो हो गया आपका 4 यानी हो गया ये +8 और ये हो गया +12 -28 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये टोटल मिल गया आपको 5 लैम्डा + 5 इक्वल टू 0 यानी यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू मिल गया ये -1। तो देखो म्यू मिल गया, लैम्डा एकदम इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये हमें निकालना दोनों का सम। तो लैम्डा प्लस म्यू
लेमडा प्लस म्यू, लेमडा आया है 13 और -1, नहीं -1 नहीं, ये हमने लिख दिया। लेमडा कितना है, लेमडा है -1 और म्यू है 13, यानी ये आया है 12। तो इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। क्वेश्चन 11 का आंसर 12 यानी 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट 2, 3 बी द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू log x minus 2 minus x square plus ax plus 1 is strictly increasing, and bc be the largest open interval in which the function gx equal to x minus 1 cube x plus 2 minus a square is strictly decreasing, then 100 a plus b minus c is equal to। ये दो फंक्शन दिए गए हैं, एक f(x) दिया हुआ है, एक gx दिया हुआ है। तो हमें पहले निकालना है f(x) के लिए क्या बोल रहा है कि x लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, और f(x) इक्वल दिया है 2 log x minus 2 minus x square plus ax plus 1 is strictly increasing। कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव f(x) क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहले हम इसका f(x) निकाल लें। तो यहाँ पे f(x) हो जाएगा 2 log x minus 2, मतलब ये होगा 2 upon x minus 2 minus 2x, और ये हो जाएगा प्लस a। अब देखें ये f(x) निकल आया। अब यहाँ पे ज़रा इसको हम डबल डैश निकाल के देखें क्या प्रोसीजर आ रही है। यहाँ पे f(x) निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x -2 का स्क्वायर, और ये -2 होगा। मतलब ये पूरी वैल्यू जो है ये लेस देन 0 हो जाएगी। कहाँ पे, फॉर ऑल इंटरवल दिया हुआ है 2 से 3 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि f(x) ग्रेटर देन 0 है और f(x) जो है ये लेस देन 0 हो गया। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन है, अब यहाँ पे बोल रहा है लार्जेस्ट ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरवल दिया है 2 से 3 में, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस इंटरवल 2 से 3 में f' जो 3 है ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम f' में 3 पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 3 पुट कर दें। अब तो ये हो जाएगा 2/3 -1 मतलब 2, यहाँ हो जाएगा -6 प्लस a ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे आ गया a ग्रेटर इक्वल टू 4। तो हम बोल सकते हैं कि a की जो मिनिमम वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, ये इक्वल टू 4 हो जाएगी। तो a तो मिल गया, a यहाँ पे कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब देखें हम gx के लिए, यहाँ पे gx क्या दिया हुआ है, gx इक्वल टू दिया है x minus 1 होल क्यूब और x plus 2 minus a होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू अभी हमने 4 निकाला, वो पुट कर दें। तो यहाँ पे gx इक्वल टू हो जाएगा ये x minus 1 होल क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा ये x plus 2 minus 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे gx इक्वल टू ये होगा x minus 1 का क्यूब और x minus 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बोल रहा है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करें, यहाँ पे हम जो g' है इसको हम लेस देन 0 बता दें। तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें g' का डिफरेंशिएट करेंगे, पॉजिटिव रूल आएगा। तो ये हो जाएगा x -3 का x -1 का x -1 की पावर 3 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x -2 प्लस x -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x -1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे g' इज़ लेस देन 0 होगा, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0। तो यहाँ से हम x -1 का स्क्वायर
और x माइनस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 टाइम x माइनस 2 इज लेस देन 0। तो ये जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 3x हो जाएगा ये 5x और माइनस 8, ये होगा लेस देन 0। अब देखें यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे जो x माइनस 1 का स्क्वायर है ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा और x माइनस 2 5x माइनस 8, तो बेटर यहाँ पे हम साइन स्कीम लगा दें। तो साइन स्कीम के लिए हम इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा 1 2 और 8/5। तो देखें ज़रा साइन स्कीम अप्लाई करें यहाँ पे, तो पहला पॉइंट आएगा 1, फिर हो जाएगा ये 8/5, फिर 2, तो होगा 1 2 3 और 4, यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखें यहाँ पे 1 में क्या हो रहा है, रिपीटिंग रूट आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन जो आएगा ये f डैश एक्स नेगेटिव कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा, यानी g डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा जब x बिलोंग्स टू 8/5 और 2 होगा। और यहाँ पे इंटरवल क्या दिया हुआ है, ये इंटरवल दिया हुआ है b और c। इसका मतलब यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा 8/5 और c हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, हमको निकालना 100 टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस c, तो ये जाएगा 100, a हो जाएगा 4 प्लस 8/5 और ये माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल इसका आंसर आएगा 360। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, 360 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 360 मतलब 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सपोज a and b आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ 30th and 12th टर्म रेस्पेक्टिवली इन दी बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n माइनस 1। इफ 2a इक्वल टू 5b देन n इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन इजी लग रहा है भाई। देखिए यहाँ पे a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ 30th टर्म है और b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ 12th टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ। तो यहाँ पे देखें हम कि भाई आपके पास दी एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n है, तो हमें इसका जनरल टर्म्स मालूम है क्या होता है। जनरल टर्म होता है यहाँ पे TR+1 n कॉम्बिनेशन r x रेज़ टू पावर n माइनस r और y की पावर r। तो ये कॉन्सेप्ट लेके चले यहाँ पे हम। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंशन दिया हुआ है ये है गिवन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n माइनस 1। तो इसका जो जनरल टर्म्स होगा ये हो जाएगा TR+1 इक्वल टू 2n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r और 1 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 माइनस r और यहाँ पे x पावर r। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 30th टर्म, तो 30th टर्म के लिए हम यहाँ पे r इक्वल पुट करेंगे 29। तो क्या मिलेगा, ये T30 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 29 और 1 की पावर तो 1 ही रहेगी हमेशा और ये जाएगा यहाँ पे x की पावर 29। और 12th टर्म निकालने के लिए यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा r इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हो जाएगा T12 इक्वल टू 2n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 11 और यहाँ पे x की पावर हो जाएगा ये 11। अब इसके जो कोफिशिएंट्स है वो a और b है। इसका मतलब यहाँ पे एज पर क्वेश्चन जो a है, a हो गया 2n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 29 और यहाँ पे जो b है कोफिशिएंट ऑफ 12th टर्म ये है 2n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 11। अब यहाँ पे इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2a इक्वल टू 5b
तो यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू पुट कर दें तो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2n-1 कॉम्बिनेशन 29 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 2n-1 कॉम्बिनेशन 11। अब इसको सॉल्व किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल और ये जाएगा 2n-30 फैक्टोरियल हो जाएगा ये इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 2n-12 का फैक्टोरियल। अब यहाँ देखें तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गए डायरेक्टली। अब यहाँ पे स्पेंड यदि हम करें यहाँ पे तो इसको ले सकते हैं यहाँ पे 2 अपॉन, अब यहाँ पे देखो ये 29 को हम स्पेंड करें 11 तक तो 29 इंटू 28 इंटू 27 अप टू ये जाएगा 12 तक और 12 के बाद फिर आएगा ये 11 फैक्टोरियल और यहाँ पे फिर क्या होगा ये है 2n-1 2n-30 का फैक्टोरियल। अब ये इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन, अब ये तो 11 फैक्टोरियल ठीक है, इसको स्पेंड करें तो ये हो जाएगा 2n-12 2n-13 अप टू जाएगा 2n-29 और 2n-30 का फैक्टोरियल। अब देखें भाई तो यहाँ पे करेंगे तो ये 2n-1 ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 11 और 11 कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ पे क्या बचा, अब देखें यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। तो यदि यहाँ पे हम कुछ सिंप्लीफाई करें, ये 5 को यहाँ ले आएँ, यदि हम दोनों तरफ यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 6 हो जाएगा 30, यहाँ 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 अप टू ये जाएगा 12 तक और यहाँ पे ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन ये होगा 2n-12 2n-13 अप टू 2n-29 और इंटू हो जाएगा ये 12। अब देखें दोनों इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, जब ये 30 जो है वो इसकी इक्वल हो जाए, 29 जो है वो इसकी इक्वल हो जाए, क्योंकि 12 इक्वल टू है 12 तो मिल ही जा रहा है। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि दिस वन ट्रू ओनली व्हेन 2n-12 इक्वल टू 30 और 2n-13 इक्वल 29। तो किसी एक को सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2n इक्वल टू 42 तो यहाँ पे n इक्वल टू आएगा ये 21। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 21 या 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लेट वेक्टर a इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 2k, वेक्टर b इक्वल टू a क्रॉस i माइनस 2k एंड वेक्टर c इक्वल टू b क्रॉस k, देन द प्रोजेक्शन ऑफ c माइनस 2j ऑन a इज। तो हमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ c माइनस 2j ऑन a। हमें मालूम है कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन वेक्टर b ये क्या होता है, ये होता है a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b। यानी हमें पहले c माइनस 2j की वैल्यू निकालना पड़ेगा और c क्या दिया है, c दिया है b क्रॉस k, तो पहले हमें वेक्टर b निकालना पड़ेगा और वेक्टर b क्या दिया है a क्रॉस i माइनस 2k, यानी हम पहले वेक्टर b निकाल लें। तो वेक्टर b इक्वल टू यहाँ पे है a क्रॉस i माइनस 2k और a क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a दिया हुआ है। तो डायरेक्ट इसका हम निकाल लें
वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आई जे और के, ए हो जाएंगे 3 -1 एंड 2, और यहाँ पे ये आई यानी 1, और ये हो गया 0, और ये हो गया -2। इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू आई 2 - 0 -j -6 -2 और प्लस के 0 + 1। तो यहाँ पे वेक्टर बी हमें डायरेक्ट मिल गया, ये मिल जाएगा 2i + 8j और ये प्लस के। देखें ये वेक्टर बी मिल गया। अब देखें, अब हम निकाल लें वेक्टर सी। तो यहाँ पे वेक्टर सी क्या दिया हुआ है, वेक्टर सी डिफाइन किया है वेक्टर बी क्रॉस के। तो वेक्टर बी लिख देते हैं। वेक्टर बी क्या है, ये है 2i + 8j + k का हमें निकालना है क्रॉस के, यानी 2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ i क्रॉस k हो जाएगा प्लस 8, यह हम डायरेक्ट कर दें, ये हो जाएगा j क्रॉस k और प्लस हो जाएगा यहाँ पे k क्रॉस k। तो देखिए भाई क्रॉस प्रोडक्ट i क्रॉस k क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -j, यानी ये होगा ट्वाइस ऑफ -j और j क्रॉस k हो जाएगा i प्लस 8i और ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो वेक्टर c है, ये वेक्टर c इक्वल टू मिल गया 8i - 2j। तो देखिए वेक्टर c मिल गया भाई। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ c - 2j। तो पहले हम c - 2j की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे c - 2j ये इक्वल टू हो जाएगा 8i और -2 जाएगा -4j, तो ये हो गया 8 - 4j। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर c - 2j ऑन वेक्टर a। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b होता है a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b। तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें पहले। तो ये हो जाएगा c - 2j डॉट वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a। तो c - 2j कितना हो गया, ये c - 2j की वैल्यू यहाँ पे ये हो गई 8i - 4j डॉट ए कितना दिया है 3i - j + 2k अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड हो जाएगा यहाँ पे √9 + 1 + 4। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये इक्वल टू आ गया, ये हो गया 24 और +4 अपॉन ये आ गया √14, यानी ये हो गया 28 अपॉन √14 आंसर आएगा। देखें ऑप्शन क्या दिया है, अच्छा ऑप्शन दिया 14 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे √14 है तो इसको ले सकते हैं 2 × √14 अपॉन √14 और ये ले सकते हैं √14। तो ये कैंसिल हो गया, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2 √14 हो जाएगा। देखें 2 √14 है क्या ऑप्शन, ये दिया है 2 √14, मतलब 14 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर सम ए बी लेट f(x) इक्वल टू डिटरमिनेंट दिया हुआ है a + sin x अपॉन x 1b a 1 + sin x अपॉन x b a 1 b + sin x अपॉन x when x is not equal 0, then limit x tends to 0 f(x) इक्वल टू लैम्डा + म्यू a + vb। तो हमें लैम्डा + म्यू + b का स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 करना है। तो देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 f(x) हम निकालें तो क्या प्रोसीजर होगा इसका कि भाई लिमिट वहीं पे जाएगा, अप्लाई होगा जहाँ पे आपके पास फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ लिमिट लग जाएगी, यानी तो यहाँ पे हो जाएगी लिमिट
x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ लग जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 ये साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ अप्लाई हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। क्योंकि कांस्टेंट लगाने से मतलब नहीं है, तो ये यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 a और a, यहाँ हो जाएगा 1 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा b और ये हो जाएगा b प्लस 1। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें हम। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1, ये 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको बेटर है कि हम 2 लिख लें, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपका 2। अब मल्टीप्लाई करें ज़रा क्या होगा a प्लस 1 तो हो जाएगा 2b प्लस, ये हो जाएगा 2b प्लस 2 और माइनस b माइनस 1, ये हो जाएगा आपका ab प्लस b और माइनस ab और प्लस b, तो ये हो जाएगा a माइनस 2a। इसको सॉल्व कर लें। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1, ये हो जाएगा b प्लस 2, यहाँ पे a और b और ab कैंसिल हुआ तो ये बन गया माइनस b और यहाँ बन गया माइनस ab। इसको फिर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा ab प्लस b प्लस 2a प्लस 2 माइनस b माइनस ab, तो ab कैंसिल हो गया, b और b भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला, देखिए यहाँ पे ab प्लस a होगा भाई, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा, यानी यहाँ पे होगा ये a और यहाँ भी होगा a और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस a, तो ये बचेगा, तो ये क्या बचा यहाँ पे, ये बचा 2 प्लस b, फिर b कैंसिल नहीं होगा, फिर ये यहाँ पे b कैंसिल नहीं होगा, तो ये बचा 2a 2 प्लस b और 2a माइनस a बचा प्लस a, और ये इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है लेमडा प्लस म्यू a, लेमडा प्लस म्यू a प्लस भी b। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ पे लेमडा इक्वल टू मिल जाएगा कांस्टेंट 2, कोफिशिएंट ऑफ a मिल जाएगा म्यू, तो म्यू इक्वल टू मिलेगा 1 और कोफिशिएंट ऑफ b मिलेगा v, यानी v भी इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो हमें वैल्यू निकालना है लेमडा प्लस म्यू प्लस v का स्क्वायर, तो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आंसर आपका 16। तो इसका आंसर कितना होगा, 16 होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 16, मतलब 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रुप A कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स वाइल ग्रुप B कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स can be invited for a picnic if 5 of them from group A and remaining 3 from group B is equal to, यानी टोटल हमारे पास 2 ग्रुप दिए गए हैं, एक ग्रुप में 7 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स हैं और दूसरे ग्रुप B में 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स हैं। अब यहाँ से बोल रहा है कि टोटल ग्रुप A से हमें 5 पर्सन्स यहाँ से निकालने हैं और यहाँ से निकालने हैं 3 पर्सन्स, यानी 5 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 8 पर्सन्स होंगे। इस 8 में ये बोल रहा है 4 बॉयज़ होने चाहिए और 4 गर्ल्स होनी चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो ये देखें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है। पहले हम देखते हैं ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में टोटल 7 बॉयज़ हैं एंड 3 गर्ल्स हैं, ये केस हो गया। और ग्रुप बी में 6 बॉयज़ हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। इसमें से हमें कितने मेंबर लेने हैं, ग्रुप ए से हमें लेने हैं 5 मेंबर्स
और ग्रुप बी से हमको लेने हैं 3 मेंबर्स। तो देखें पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज़ देखें यदि कि यहाँ पे हम पहली पॉसिबिलिटीज़ देखें कि हम ग्रुप ए से 4 बॉयज़ ले लें। यहाँ पे हमने क्या लिया 4 बॉयज़, और टोटल 5 करने के लिए हमें यहाँ पे 1 गर्ल लेने पड़ेंगी। तो टोटल 5 मेंबर्स हो गई, तो 4 बॉयज़ हो गए। अब टोटल 4 बॉयज़ तो ले लिए, अब 4 गर्ल्स करने के लिए हमें यहाँ पे 0 बॉय और 3 गर्ल्स लेने पड़ेंगे, तभी इसका अरेंजमेंट होगा। ये आपका पहला केस बनेगा। सेकंड केस देखें। सेकंड केस में यहाँ पे हम 3 बॉयज़ ले लें और यहाँ पे 2 गर्ल्स ले लें, क्योंकि टोटल 5 मेंबर हमें ग्रुप ए से लेने हैं। अब यहाँ पे 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स करने के लिए यहाँ पे हम 1 बॉय लें और यहाँ पे 2 गर्ल्स ले लें। ये दूसरा केस बन गया। थर्ड केस देखें। थर्ड केस में यहाँ पे हम 2 बॉयज़ ले लें। अब 2 बॉयज़ लिए तो 5 मेंबर करने के लिए हमको 3 गर्ल्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे, और ग्रुप बी से अब 2 बॉयज़ ले लिया तो यहाँ पे हमको 2 बॉयज़ और यहाँ से 1 गर्ल लेने पड़ेंगे। अब इसका हम टोटल अरेंजमेंट लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ देखें इसका अरेंजमेंट क्या होगा। यहाँ पे 7 बॉय में से 4 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7C4 इंटू 3C1, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6C0 और 3 गर्ल्स यानी 5 में से 3 ले लें तो 5C3 हो जाएगा। यहाँ देखें टोटल 7 में से 3 बॉयज़ ले रहे हैं ग्रुप ए में, तो 7C3 और 3C2। ग्रुप बी में 6 बॉय में से 1 बॉय ले रहे हैं तो 6C1 और 5C2। थर्ड केस में 2 बॉयज़ ले रहे हैं 7 में से तो 7C2 और 3 गर्ल्स में 3 ले रहे हैं 3C3। यहाँ से सेकेंड ग्रुप से ग्रुप बी से 6 बॉय में से हम 2 बॉयज़ ले रहे हैं तो 6C2 और 5 में से 1 गर्ल ले रहे हैं तो 5C1। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 8925। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा 8925, जो ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, the area of the region enclosed by the curve y equal to ex and y equal to mod of ex minus 1 and y axis। तो हमें एरिया निकालना है enclosed by y equal to ex and y equal to mod of ex minus 1। तो देखें ज़रा, y equal to ex का ग्राफ तो हमको मालूम है, ये जो है ये y equal to ex का ग्राफ बनता है। ये हो गया y equal to ex, ये 0 0 है आपका, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 1। अब यहाँ पे बोल रहा है y इक्वल टू ex माइनस 1, तो y इक्वल टू ex माइनस 1 हम करें तो इसको हम शिफ्ट कर दें 1, क्योंकि y इक्वल टू ex ये है, जैसे ये आपका y इक्वल टू ex है, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 0 और 1 है। अब जब हम 1 की शिफ्टिंग करेंगे ex माइनस 1 की, तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी ओरिजिन से पास होगा, ये 0 0 से पास होगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ex माइनस 1। अब यहाँ पे बोल रहा है मोड, जब इसको हम मोड अप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव पोर्शन है, यानी आपका ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो सेम रहेगा, यानी ये y इक्वल टू क्या होगा ex माइनस 1, और ये जो है, ये जो आपका नेगेटिव पोर्शन है ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस ex हो जाएगा, और ये 0 0 हो जाएगा ये। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ, ये ग्राफ हम कहलाएंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ ex माइनस 1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें किसका निकालना है, y इक्वल टू ex निकालना है, और y इक्वल टू मॉड ऑफ ex माइनस 1। तो देखिए ये जो है, ये तो y इक्वल टू ex हो गया, ये हो गया y इक्वल टू ex, और अभी हमने जो ग्राफ बनाया ये हो गया y इक्वल टू ex माइनस 1, तो ये ग्राफ हो गया, ये हो गया
y इक्वल टू ई एक्स माइनस वन, और ये हो गया y इक्वल टू वन माइनस ई एक्स, और ये पॉइंट हो गया 0 0, और ये पॉइंट हो गया 0 और 1। अब जब हम ये पॉइंट निकाल लें तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें, ये पॉइंट निकालने के लिए हम y इक्वल टू ई एक्स और y इक्वल टू वन माइनस ई एक्स को सॉल्व कर लें। तो देखिए ज़रा, y इक्वल टू ई एक्स एंड y इक्वल टू ई एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू ई एक्स, नहीं ये हो जाएगा वन माइनस ई एक्स, ये क्या हो जाएगा वन माइनस ई एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जाएगा वन माइनस ई एक्स, वन माइनस ई एक्स, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ई एक्स इक्वल टू वन, तो ये बन गया ई एक्स इक्वल टू वन बाई टू, मतलब x इक्वल टू बन गया ये लॉग वन बाई टू बन गया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं x इक्वल टू माइनस लॉग टू हो गया, ये बन गया भाई x। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ये पॉइंट ये हो जाएगा माइनस लॉग टू और 0। तो देखो ये पॉइंट हमको मिल गया। अब हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू ई एक्स, y इक्वल टू मॉड ऑफ ई एक्स माइनस वन एंड y एक्सेस, यानी सिर्फ ये पार्ट हमको निकालना है, यही बाउंडेड एरिया आ रहा है। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या ले लें हम, तो इसका रिक्वायर्ड एरिया ले लें, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, तो डायरेक्ट हम कहाँ से कहाँ चले जाएं, ये हम चले जाएं यहाँ से ये पार्ट, यानी माइनस लॉग टू से 0, माइनस लॉग टू से 0, ये हो जाएगा अपर पार्ट। क्या दिख रहा है, ग्राफ किसका है, ये y इक्वल टू ई एक्स से हम y इक्वल टू वन माइनस ई एक्स को माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा आपका ई एक्स माइनस वन माइनस ई एक्स, और पूरे क्या हो गया, ये पूरे का हो गया डी एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग टू से 0 ट्वाइस ऑफ ई एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई एक्स और माइनस एक्स, और लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस लॉग टू से 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 पहले, और माइनस 2 ई माइनस लॉग 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग 2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2, इसको ले सकते हैं 1/2 और प्लस ये लॉग 2, यानी पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस लॉग 2। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 माइनस लॉग 2 हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 1 माइनस लॉग 2, मतलब 17 का आंसर 4 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 कॉमा मॉड ऑफ x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे अभी दो डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शन दिए हैं, तो इसको हम y मान लें। इसको मान लेते हैं पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करें, यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में यदि हम y इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट कर दें, इफ़ y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी ये बनेगा x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी -2 एंड -1, यानी जो पॉइंट ऑन x एक्सेस मिलेगा ये पॉइंट मिलेगा -2 0 और -1 0, और ये जो है वो एक अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है। ये कौन सा है, ये पैराबोला है जो कि क्या है, ये अपवर्ड है। तो इसका जो ग्राफ है ये ग्राफ बन जाएगा, यदि हम इसका ग्राफ बनाया तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा, देखो इस टाइप से ये ग्राफ बन जाएगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट आएगा -2 और 0, और ये पॉइंट होगा -1 और 0,
और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस यदि हम निकाल लें तो यदि यहाँ पे हम x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा। तो ये बन गया ग्राफ किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। और दूसरा कर्व यहाँ पे दिया है, ये दिया हुआ है y इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 और मॉड ऑफ x प्लस 2। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का मतलब क्या हो गया, देखो इसका भी ग्राफ बना के चेक करें। तो देखो ज़रा, यहाँ पे हम डायरेक्ट पहले मॉड ऑफ x माइनस 3 को 0 कर दें तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। यानी यहाँ से 3 से ये v शेप बनाएगा, एक शेप ये बना और एक शेप ये बना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 पॉजिटिव और ये कहलाएगा y इक्वल टू 3 माइनस एक्स नेगेटिव। और फिर दिया हुआ है x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो आएगा -2, मतलब यहाँ पे -2 और यहाँ से भी v शेप बनेगा, यानी यहाँ से भी क्या बन गया, ये v शेप बन गया। जब v शेप बना तो ये जो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू ये होगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2 और ये पॉइंट हो जाएगा, देखो 0 और 2 हो जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 3। अब आप देखें यहाँ पे कि -2 0 मतलब ये -2 0 बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं 3 0। तो यदि हम दोनों में पॉइंट देखें तो ये पॉइंट अब यहाँ पे बोल रहा है मिनिमम। अब क्या बोल रहा है, मिनिमम का मतलब ये हुआ कि देखें ये पूरा पार्ट यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। देखो हम जो ये क्रॉस बना रहे हैं, ये कट बना रहे हैं, ये आपका मिनिमम को बना रहे हैं। यहाँ पे देखो ये मिनिमम जाएगा यहाँ तक, फिर आपका ये मिनिमम जाएगा, उसके बाद फिर आपका मिनिमम ये जाएगा। ये हो गया ग्राफ इसका मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 और मॉड ऑफ x प्लस 2। अब यदि हम दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दें तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये हो गया y इक्वल टू लाइन x माइनस 3, ये हो गया y इक्वल टू x प्लस 2, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2 और ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब देखें ये जो पैराबोला स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे, यदि हम पैराबोला का बनाएं तो ये पैराबोला -2 -1 से पास हो रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। देखें ये जाएगा ये और यहाँ से ये पास होगा, यानी ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया पॉइंट -1 और 0। अब यदि हम यहाँ पे देखें इसका, क्योंकि मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम का ग्राफ तो ये हमने बनाया था अभी, यही पार्ट यहाँ भी बना दें तो ये पार्ट यहाँ पे मिनिमम होगा इस इंटरवल, तो उसके बाद फिर ये लाइन मिनिमम होगी। तो आप देख रहे हैं उसके बाद फिर ये पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा और फिर ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये जो है आपका कंप्लीट ग्राफ बन गया। अब इसमें जो बोल रहा है पॉइंट ऑफ रियल सोल्यूशन, तो रियल सोल्यूशन दो ही मिल रहे हैं, एक सोल्यूशन ये मिल रहा है आपका और एक पॉइंट ये मिल रहा है, दोनों कर्व को कट कर रहे हैं। तो इसका जो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन आएंगे ये कौन कौन से हैं, ये है -2 0 एंड 0 2, यानी सोल्यूशन कितने हो गए, टोटल 2 सॉल्यूशंस हो गए। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा इसका आंसर। 18 का आंसर 2 मतलब 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेट A इक्वल टू Aij विद द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 with entries either 0 and 1. Let E be the event that A is an invertible matrix, then the probability of PE is equal to। तो देखिए यहाँ पे A दिया हुआ है एक Aij 2/2 का, और जो Aij के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 0 1 के बीच में। तो लेट A इक्वल टू, हम एक मैट्रिक्स ले लें, हमने ले लिया A11 A12 A21 और A22। अब यहाँ पे देखें कि अभी ये प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। अब A11 A12 A21 और A22 ये टोटल आपके पास 4 प्लेसेस हैं
और कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट 0 और 1 है, यानी इसका जो सैम्पल स्पेस होगा ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, क्योंकि हम A11 के प्लेस में 0 1 दोनों रख सकते हैं, A12 के प्लेस में भी 0 1 रख सकते हैं, A21 A22 सभी के प्लेसेस में हम 0 1 रख सकते हैं। मतलब टोटल जो प्लेसेस है वो 4 हैं और नंबर्स यहाँ पे 0 1 2 है, तो 2 की पावर 4 इक्वल 16, ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया। अब देखें, अब बोल रहा है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये क्या होता है? तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है दिस वन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि कोई मैट्रिक्स डेटा जिसका डिटरमिनेंट निकालेंगे यदि वो 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो पूछ रहा है भाई इसमें कितने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनेंगे, वो हम निकाल लें। तो देखो भाई क्या क्या केस बन सकते हैं। यदि हम ये पहला केस लें, यदि हम केस 1 ले लें तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम क्या करें कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वहाँ पे हम 1 1 रख दें, पहला केस। तो ये 1 1 रख दिया तो यहाँ पे ये 0 1 हो सकता है। अब देखो डिटरमिनेंट होगा तो ये 1 हो जाएगा। दूसरा केस, यहाँ पे हमने डायगोनल में 1 1 रख दिया तो ये 1 0 हो सकता है, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में अब यहाँ पे हम क्या कर दें, अभी हमने डायगोनल में 1 1 रखा है, अब नॉन डायगोनल में 1 1 रख दें, यानी यहाँ पे हम रख दिए 1 और 1, तो ये 0 1 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम डायगोनल में 1 1 रख दें तो 1 और 0, यानी टोटल कितने केसेस हो रहे हैं ये इक्वल टू 4 वेस हो गए जब ये इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा। इसका देखो, इसका डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा, इसका भी डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट -1 हो जाएगा और इसका डिटरमिनेंट भी -1 हो जाएगा। ये केस 1 हो गया। अब देखें केस 2। केस 2 में हम यहाँ पे अब डायगोनल एलिमेंट जो है 1 1 रख के बाकी दोनों को 0 0 कर दें, यानी यहाँ पे हम देखें ये 1 और ये 1 हो गया, ये 0 0 कर दें तो देखो ये इसका डिटरमिनेंट जो है ये डिटरमिनेंट भी 1 हो जाएगा। या फिर यहाँ देखें तो ये हमें 1 1 रख दें, यहाँ पे 0 0 रख दें, यहाँ पे 0 कर दें, यहाँ 0 कर दें, ये 1 1 कर दें, तो भी इसका डिटरमिनेंट जो है -1 हो जाएगा, यानी ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी होगा, कितने बेस हो गए, ये टोटल 2 बेस हो गए। तो टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी टोटल 6 वे मिल गए। तो टोटल ways in which determinant of a not equal to 0 that is NE ये इक्वल टू हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी E द इवेंट ऑफ A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो PE इक्वल टू बन जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू NE अपॉन NS। तो टोटल 6 हैं, 6 अपॉन 16 इक्वल टू 3/8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3/8, यानी इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स भी 3/2 and 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स x + 2y इक्वल टू 0 इज α(x² + βy² माइनस γ(xy) माइनस 30x माइनस 60y + 225 इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है जिसके वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसमें यदि हमारे पास फोकस, मान लें इसका फोकस है, मान लें अल्फ़ा और बीटा, और जो इसका डायरेक्ट्रिक्स है ये मान लें हम ax + by + c इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, इसमें आपके पास क्या हुआ है, एक पैराबोला दिया हुआ है और ये यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ये यहाँ पे फोकस हमने लिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा,
और यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स है। ए और एस को हम ज्वाइन कर लेंगे, यानी वर्टेक्स और फोकस को यदि हम ज्वाइन करें तो ये कहलाता है इसका एक्सिस। और एक्सिस जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसका इक्वेशन हमने लिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लें यहाँ पे ऑन दी पैराबोला पी एक्स वाई। तो पी से एस का डिस्टेंस और पी से एम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक कांस्टेंट रेशो, इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, यानी पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई। और इन द केस ऑफ पैराबोला ई होता है 1, यानी यहाँ पे पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी एम हो जाएगा। तो पी एस क्या होगा, डिस्टेंस लगा दें एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ डिस्टेंस निकालें तो रूट भी होगा ही, और इसको हम स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें मिल जाएगा। यानी फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी के लिए हमें फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास वर्टेक्स, हमारे पास फोकस न देकर के यहाँ पे क्या दिया है, वर्टेक्स दिया है। तो हमें पहले फोकस निकालना पड़ेगा। और इसमें प्रॉपर्टी और होती है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं एक्सेस और डायरेक्ट्रिक्स का जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, ये होता है जेड। इसको बोलते हैं फोटो परपेंडिकुलर। ये फोटो परपेंडिकुलर जो है ये पॉइंट और ये फोकस, दोनों का मिड पॉइंट जो होता है वो हो जाता है इसका वर्टेक्स। तो ये कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं, यानी हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ, हमें यहाँ पे निकालना है, फोकस निकालना है। तो देखें, तो यहाँ पे हम एक रफ स्केच बना दें इसका। ये हम एक रफ स्केच बना रहे हैं और ये जो है ये पॉइंट हो जाएगा इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना दिया है, ये वी वर्टेक्स दिया है 3/2 एंड 3। और यहाँ पे हो जाएगा फोकस। ये फोकस को मान लेते हैं एक्स और वाई। और यहाँ पे दिया हुआ है इसका डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब देखें, अभी हमने यहाँ डिस्कस किए कि जब भी आप फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करके इक्वेशन बनाएंगे तो ये इसका एक्सिस कहलाएगा। और एक्सिस जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम पहले ये पॉइंट निकाल लें जेड, ये कहलाता है फोटो परपेंडिकुलर। और जेड और वी जो है वो जेड और एस का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ देखें इक्वेशन ऑफ हम निकालते हैं पहले। यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ जेड एम, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी इसको हम बोलते हैं जेड एम। ये दिया हुआ है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इसके परपेंडिकुलर जो है, इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यानी ये हो जाएगा जेड एस। ये इक्वेशन हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। और दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हो जाएगा 0 और 0। ये पॉइंट 0 और 0 जो कि हमने जेड लिया है जेड, इसको बोलते हैं फोटो ऑफ परपेंडिकुलर। ये कहलाता है फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और जो फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस है, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वर्टेक्स V इज मिड पॉइंट ऑफ Z यानी 0 0 एंड फोकस S X और Y। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस x/2 इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 3 और 0 प्लस y/2 इक्वल टू 3।
तो यहाँ पे मिल जाएगा y इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस है ये फोकस मिल गया S 3 और 6 मिल गया। तो ये जो पॉइंट S मिलेगा ये कितना मिल जाएगा, 3 और 6 मिलेगा। अब यहाँ से हम लगा दें फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो क्या होता है ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, यानी फोकस से पॉइंट डिस्टेंस ऑन दी पैराबोला, माने यहाँ पे P मान लें XY, यहाँ पे मान लें इसको अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बीटा से डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कांस्टेंट रेशो जिसको बोलते हैं सेंट्रिसिटी, यानी PS अपॉन PM इक्वल टू E, और इन द केस ऑफ पैराबोला E क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये P से S का डिस्टेंस और P से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। तो P से S डिस्टेंस निकाल लें हम। P से S का डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये पॉइंट हो जाएगा 3 माइनस अल्फ़ा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर रूट, ये इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे y ने लेके इसको बीटा ले लें, और ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2y अपॉन रूट 6, कहाँ से, पॉइंट अल्फ़ा और बीटा से। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फ़ा माइनस 3 स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बाय रूट 6 का दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 9 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 बीटा इंटू 6, ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा और बीटा। अब इसको हम पूरा सिम्प्लीफाई करेंगे और इसका लोकस निकालेंगे, मतलब अल्फ़ा और बीटा के प्लेस में हम x और y पुट कर देंगे। तो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा 4x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे रूट 6 नहीं रूट 5 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 5 होगा। तो 5 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 30x माइनस 60y प्लस 225 इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो गिवन इसका लोकस गिवन है वो है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, इसको हम कंपेयर करेंगे, प्लस बीटा वाई स्क्वायर माइनस गामा एक्स वाई माइनस 30x माइनस 60y प्लस 225 इक्वल टू 0। और जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा 4, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 4। और हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 9। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 9, यानी डी 20 का डी होगा। ओके, थैंक यू।